28 जून 1914 ऑस्ट्रो हंगेरियन अपनी बीवी के साथ बोस्निया के विजिट पर थे। वो अपनी गाड़ी से रोड से गुजरते गुजरते लोगों को हाथ हिलाते जा रहे थे, लेकिन एक मुकाम पर उनके ड्राइवर ने गाड़ी को अलग मोड़ पर मोड़ दिया। हालांकि ये टर्न गलती से लिया गया था, लेकिन किसको मालूम था एक गलत गली में आने का अंजाम दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 के रूप में देखना पड़ेगा, जिसमें 4 करोड़ लोगों की मौत और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। जी हाँ, आइए जानते हैं एक गलत टर्न जो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ धकेल दिया गया। स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। माना जाता है वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यानी 1900 के शुरुआती सालों में दुनिया का नक्शा आज से बहुत डिफरेंट था। रशियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसी रियासत मौजूद थी। यहाँ 2 सबसे बड़ी कंट्रियाँ थी, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, जहाँ से इस सारे समस्या की शुरुआत होती है। बोस्निया में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने 1908 में कब्जा करके उसके सारे मैटर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बोस्निया में ज़्यादातर स्लेविक लोग रहा करते थे, जबकि बोस्निया के पड़ोसी देश सर्बिया में भी ज़्यादातर स्लेविक लोग रहा करते थे। इसलिए दोनों देश के लोगों की एक दूसरे के साथ हमदर्दी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सर्बिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा नहीं था। अब इन दोनों मुल्कों के लोग थे तो एक ही, लेकिन इन पर अलग अलग कानून आजमाया जाता था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर चाहता था सर्बिया पर भी कब्जा करना। इससे बोस्निया समेत सर्बिया भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा और इनके आपस की दूरी भी मिट जाएगी। लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते। स्लेविक लोगों में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्लान को लेकर काफी गम और गुस्सा पाया जाने लगा। स्लेविक लोगों की ख्वाहिश थी सर्बिया, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, जहाँ स्लेविक लोग रहते हैं, ये सब चाहते थे कि एक ही आज़ाद मुल्क बना लें। उन्होंने इन देश का नाम भी सोच रखा था, यूगोस्लाविया, जिसे ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया का नाम दिया जाए। लेकिन फिलहाल उसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से नफरत करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। शायद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर अटैक कर भी सकता था, लेकिन उसको डर था रशिया से, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इस रीजन में ज्यादा ग्रो करे। इसलिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने रशिया से लड़ने के लिए जर्मनी को अपने साथ मिलाकर उनको पैकअप पर रख लिया और रशिया ने फ्रांस के साथ अलायंस बना ली। वहाँ सर्बिया और बोस्निया के नेशनलिस्ट ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आज़ादी के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दी। पहले तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद हंगेरियन एम्पायर पर प्रोटेस्ट करने का था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मिलिटेंट में तब्दील होकर खूनरेज़ी पर उतर आई। इसी दौरान प्रणाली की अस्तित्व वजूद पर आई, जिसे ब्लैक हैंड का नाम दिया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नारा था, ग्रेटर सर्बिया को यूगोस्लाविया बनाकर ही दम लेंगे। अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन किसी की जान लेने को भी तैयार थी। इसी बीच एक 19 साल का लड़का गैब्रिलो प्रिंसिप भी था, जो हमेशा से आज़ाद मुल्क यूगोस्लाविया का ख्वाब देखता था। उसने भी ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और अब वो लोग दिन रात काम करने लग गए कि किस तरह ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से बदला लिया जाए और उनसे जान छुड़ाई जाए। उन्होंने कई बार ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ऑफिशियल्स पर भी अटैक किया, लेकिन उनको किसी भी तरह एम्पायर से छुटकारा नहीं मिल रहा था। अब आते हैं 1914 में। इसी बीच उनको खबर मिली कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के राजा आर्कड्यूस फ्रांस फिजीलैंड में विजिट करने वाला है। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का प्रिंस अपने एम्पायर का राजा बनने वाला था और सर्बिया पर कब्जा करने का सारा प्लान भी इसी का था। ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को किसी भी सूरत में इस प्रिंस को किंग बनने से रोकना था। ये खबर मिलते ही ब्लैक हैंड के मेंबर्स खुश हुए और उनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेने लग गया। सबसे पहले प्रिंस आर्कड्यूस के विजिट वाले दिन उसके रूट का पता लगाया गया। मालूम पड़ा वो सिटी हॉल में एक नए म्यूजियम की ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं। ब्लैक हैंड के मेंबर्स ने एक प्लान बनाया कि उनके 3 लोग डिफरेंट लोकेशन पर लोगों की भीड़ में खड़े होंगे। जिस मेंबर के सामने से भी गुजरेगा वो सबसे पहले ग्रेनेड फेंकेगा और फिर साइनेट पिल यानी कि जान लेने वाली दवाई खाकर पास मौजूद दरिया में कूद जाएगा। प्लान का मकसद ये था कि प्रिंस को मारने के बाद मारने वाला भी मर जाएगा। अगर साइनाइड पिल ने काम भी नहीं किया तो दरिया में कूदने के बाद उसकी मौत तो पक्की है। ऐसा इस वजह से किया जा रहा था क्योंकि ब्लैक हैंड एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह उनके प्लान का किसी को पता चल सके।
के जहां ब्लैक हैंड के मेंबर्स सारा प्लान बना रहे थे, वहीं ग्लैवलो प्रिंस, जिन्हें बचपन से ही एक आजाद मुल्क का सपना देखा था, जिसे आजादी का भूख सवार था, वह प्रिंस को मारने के लिए अपना अलग प्लान बना रहा था। 28 जून 1914 ये वो दिन था जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। लेकिन प्लान बनाना हमेशा आसान होता है और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। ब्लैक हैंड की जानिब से भेजे गए लोगों को ऐसा काम करने का कोई तजुर्बा नहीं था। जब प्रिंस और उनकी वाइफ का काफिला आवाम के सामने से गुजरा तो पहले नंबर का आदमी डर के मारे ग्रेनेड फेंक ही ना सका। जब गाड़ी दूसरे नंबर वाले के सामने से गुजरी तो वो भी डर के कांपने लगा और जितनी देर में वो सोच रहा था उतनी देर में गाड़ी गुजर गई। अब सारी जिम्मेदारी तीसरे नंबर के आदमी पर थी। उसके सामने से जब प्रिंस की गाड़ी गुजरी तो उसने जल्दी से बॉम्ब फेंक दिया, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं था। ग्रेनेड प्रिंस की गाड़ी के बजाय पिछली गाड़ी से भी दूर जा, जिससे क्राउड में मौजूद 20 लोग जख्मी हुए, जबकि प्रिंस समेत किसी की भी जान नहीं गई। ये काम होते ही उसने अपनी साइनाइड पिल खा ली, जो कि पुरानी होने की वजह से खराब हो चुकी थी। उस कैप्सूल ने उसकी जान तो नहीं ली, बल्कि सिर्फ उसे हल्की सी उल्टी हुई। ये सब करने के बाद उसने प्लान के मुताबिक दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत खराब थी। उस दिन दरिया का पानी सिर्फ 1 फुट से थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि इस मौसम में दरिया सूख जाता है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के उसे जल्दी से अरेस्ट कर लिया और इस तरह प्रिंस के कत्ल की साजिश नाकाम रही। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। गैब्रिएलो प्रिंस अभी भी अपने खुफिया मिशन पर मौजूद। बम फटने के बाद फौरन प्रिंस और उनकी वाइफ को सिक्योरिटी में ले जा की और जगह पहुंचा दिया गया। प्रिंस आर्च ड्यूक गुस्से में बोर्सिनिया के मेयर से शिकायत करते हैं कि हम आपके शहर विजिट करने आए थे, लेकिन आपने तो हमारा इस्तकबाल बॉम्ब से किया है। प्रिंस को जब बताया जाता है बॉम्ब फटने की वजह से 20 लोग घायल हो चुके हैं, तो प्रिंस फौरन तौर पर अपना शेड्यूल चेंज करके म्यूजियम के बजाय हॉस्पिटल जाने का प्लान करते हैं, ताकि जख्मियों की खैर खबर मालूम की जाए। लेकिन शेड्यूल और रूट चेंज होने की वजह से गाड़ी के ड्राइवर को नहीं पता था। प्रिंस दोबारा आकर अपनी गाड़ी में अपनी वाइफ के साथ बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गैब्रिएलो प्रिंस म्यूजियम जाने वाले रोड पर खड़ा था और प्रिंस पर हमला करने का वेट कर रहा होता है। इतने में प्रिंस की गाड़ी म्यूजियम जाने के लिए टर्न करती है। ड्राइवर, जिसको मालूम नहीं था कि प्रिंस को हॉस्पिटल जाना है, वह गाड़ी म्यूजियम की तरफ मोड़ देता है, उसी मोड़ पर जहां गैब्रिएलो प्रिंस खड़ा है। फौरन तौर पर उस ड्राइवर को शेड्यूल बताया जाता है और गाड़ी को टर्न करके हॉस्पिटल की तरफ जाने का कहता है। रिवर्स करते हुए गाड़ी का रफ्तार बहुत स्लो हो जाता है और गैब्रिएलो प्रिंस के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था। वह अपनी पिस्टल निकालता है और गाड़ी पर फायर कर देता है। प्रिंस, आर्च ड्यूक और उनकी वाइफ मौके पर ही मारे जाते हैं। जब प्रिंस की मौत की खबर ऑस्ट्रो हंगेरियन के एम्पायर को पता चलती है तो वह गुस्से में आकर सर्बिया पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ रशिया, जो सर्बिया को पहले से सपोर्ट करता है, उसने समझा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो सर्बिया के बिहाफ पर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उधर जर्मन एम्पायर ने पहले से ही ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की सपोर्ट करने का ऐलान कर रखा था, वो भी रशिया के मुकाबले में आ जाती है। ये देखकर फ्रांस, जो पहले न्यूट्रल रहने का इरादा कर रहा था, वो भी रशिया के साथ मिलकर जर्मनी पर हमला करता है। ओटोमन एम्पायर को कमजोर करने में रशिया और फ्रांस का सबसे बड़ा हाथ था। इसी वजह से वो जर्मनी की सपोर्ट में अपने हथियार निकाल लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, जिसने फ्रांस के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में ओटोमन एम्पायर को खत्म करने की साजिश की थी, वो फ्रांस के साथ जा मिलते हैं। देखते ही देखते इस जंग में जापान और यूएस की भी एंट्री होती है और एक गलत टर्न लेने की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज होता है। कहा जाता है कि अगर उस दिन प्रिंस की गाड़ी गलत टर्न नहीं लेती तो शायद उसकी मौत नहीं होती और यूं वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने का मौका नहीं मिल पाता। सिर्फ एक जान जाने की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 में 4 करोड़ लोग मारे गए और जंग की वजह से मिलिट्री एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर हुई। उनकी वजह से जानलेवा स्पेनिश फ्लू भी पूरी दुनिया में फैल गई, जो 5 करोड़ से ज़्यादा जाने ले उड़ा। इन सब के अलावा जो पूरी दुनिया को इकोनॉमिक इश्यूज का सामना करना पड़ा और जो फाइनेंशियल लॉस हुआ, उन सब का अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। वैसे आपको एक फन फैक्ट बताता चलूं कि वर्ल्ड वॉर 1 का सीज फायर प्रिंस की मौत के 4 साल बाद 11 नवंबर 1918 को साइन किया गया था, यानी 1118, और प्रिंस की गाड़ी का नंबर भी 1118 था। क्या
ये वाकई कोई कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी साजिश थी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलेंगे नए सब्जेक्ट और एक और नए टॉपिक पर।